आपने अम्ल के बारे में सुना है? अच्छा, तो आपने क्षारक के बारे में भी सुना होगा। अरे हाँ, वही अम्ल और क्षार जिसे आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। अम्ल क्षार एवं लवण। अब 10वीं में भी पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक, वही अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वही क्षार के बारे में बात कर रहे हैं जो खाना में रहता है, खाने के स्वाद में रहता है। जब खाना खाते समय हमें खट्टा महसूस होता है या फिर कड़वा महसूस होता है, वह उसमें उपस्थित अम्ल और क्षार के कारण होता है। उसी अम्ल और क्षार के बारे में बात कर रहे हैं, उसी लवण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हर एक चीज़ पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, हर पेज को डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी पेज है 21 27 पेज है, सारे पेज को पढ़ेंगे डिटेल से। साथ में जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, हर क्वेश्चन किसी वीडियो में करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रवि भैया का 1 शॉट वीडियो है। 1 शॉट वीडियो में सब कुछ 1 शॉट, इसके बाद नहीं देखना, इसके बाद नहीं देखना। ठीक, कहीं से भी क्वेश्चन आए रवि भैया के वीडियो में आ जाइए, रवि भैया के वीडियो में आ जाइए। कहीं से भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को करेंगे, खुद से क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारे बोर्ड एनसीईआरटी का जो बोर्ड है, जो एग्जाम में छापता है क्वेश्चन पेपर, ऐसे सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। बुक के अंदर से, पैराग्राफ के अंदर से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे क्वेश्चन को भी देखेंगे। बुक में अभ्यास के प्रश्न में जितने क्वेश्चन, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए गए, सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। किसमें? इसी 1 शॉट वीडियो में। तो बने रहिए, पूरे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो बड़ा होगा, मैं बता देता हूँ, पहले से बता देता हूँ, ये वीडियो बड़ा होने वाला है। ठीक, फिल्म तो देख लेते हो यार, फिल्म देख लेते हो ना, 3 घंटे की फिल्म देख लेते हो, 3 घंटे की वीडियो होने वाली है, ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, तो देख लेना। इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? आप 10 पास करके, 12 पास करके अगर नौकरी वोकरी भी नहीं करना है ना, फिर भी लाइफ में काम आ गया चैप्टर। अम्ल के बारे में, साल्ट के बारे में और क्षार के बारे में, ये सब जानना जरूरी है। मान जाओ आपका शादी हो गया, आपके बच्चे हो गए, हल्दी लग गया आप खाते समय, आपके कपड़े में सब्जी का हल्दी लग गया। अब उसे आप साबुन से धो रहे हो, आपका बच्चा देख रहा है कि जैसे ही साबुन पीले हल्दी में पड़ा तो लाल हो गया। अब आपका बेटा पूछेगा आपसे, पापा ये कैसे हो गया, कलर कैसे चेंज हो गया? आप क्या जवाब दोगे? रवि भैया के साथ साइंस क्लास में पढ़े रहोगे तब ना बता पाओगे कि बेटा मैं कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि अम्ल क्षार और लवण। हल्दी क्या होता है? हल्दी में साबुन क्षार जब पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, पीला से लाल हो जाता है। हल्दी क्या है? सूचक है, इंडिकेटर है हल्दी। आप बताओगे, फिर बताओगे नीले लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर के बारे में, कि जब अम्ल में नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार उसको उल्टा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, पढ़े रहोगे तभी ना बता पाओगे। ये कैसे बता पाओगे कि ये कैसे होता है? तो ये चैप्टर हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 घंटा समय दे देना है भैया, ज़्यादा समय मांग नहीं रहा हूँ, 3 घंटे समय दे देना है, आपका सारा क्वेश्चन भी हो जाएगा, सारा बुक में जितने भी पेज हैं सारे चैप्टर मतलब अच्छे से हो जाएंगे, जितने भी पैराग्राफ हैं सारी चीज़ को समझ जाओगे, मजा आएगा पढ़ने के साथ। बोरिंग के साथ तो पढ़ाऊँगा नहीं मैं, मजे के साथ पढ़ाऊँगा, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाऊँगा, जानते ही हो। पिछले चैप्टर आप पढ़े हो, पिछला चैप्टर अगर आपने देखा होगा, पिछला चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे। कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहला वीडियो था, क्वेश्चन आंसर मैं सोचा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जल्दी बनाएंगे, जल्दी खत्म करेंगे। तो उसका क्वेश्चन आंसर किसी और वीडियो में देख लेना, मेरे चैनल में जाकर देखना, क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो होगा, चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जो 1 शॉट वीडियो बनने वाला है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही सब कुछ मिलने वाला है, यही सब कुछ परोस देंगे। दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, सब लपेट के खा दो यहीं से, सब खत्म एक बार में, नहीं वहाँ नहीं जाना है, यहीं पे सब मिलेगा, सब आएंगे परोसेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 10वीं के पार्ट 2, अध्याय नंबर 2 का अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, इसके सारे चैप्टर को डिटेल, इसके सारे पॉइंट को, चैप्टर तो एक है भाई, पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक। अरे सर इतना 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 सारा टॉपिक पढ़ेंगे? अरे ज़्यादा बड़ा नहीं है भैया, छोटा सा है, तुरंत समझ आ जाएगा, छोटा छोटा। पहला है इंडिकेटर्स, दूसरा क्या है? एसिड है, तीसरा क्या है? बेस है। अरे छोटा छोटा टॉपिक है भाई, छोटा छोटा, तुरंत समझ आएगा, तुरंत निपटेगा, 2-2 मिनट का काम है, खत्म कर देंगे। अब रवि भैया के साथ पढ़ रहे हो ना, तो टेंशन नहीं लेने का, मजा आएगा पढ़ने में। देखो देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो क्या है। सबसे पहले है इंडिकेटर्स।
इंग्लिश में लिखा हूँ, इसके बाद कोष्टक में मैं हिंदी में भी लिखा हूँ। इंडिकेटर सूचक बोलते हैं। सूचक भैया, सूचक, सूचक सुनने से समझ आ रहा है सूचक, हाँ वही सूचक। इंडिकेटर समझो, इंडिकेटर्स मतलब क्या चीज़ का इंडिकेटर? बाइक में इंडिकेटर रहता है, जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक का रेड इंडिकेटर जब आप देते हो तो पीछे वाले को पता चल जाता है, सूचना पहुंचता है ना कि आगे वाला जो भैया है वो आगे जाके रेड जाने वाले हैं, इसका मतलब आप जो भैया का घर है वो रेड साइड में है। समझ रहे हो ना, मेरा घर रेड साइड में है रोड के। ठीक, आगे देखो, तो सूचक, सूचक क्या चीज का सूचक? एसिड और बेस का सूचक। इसमें जो पहला टर्म है, मतलब ये भी 3 टाइप के होते हैं सूचक। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एसिड बेस को पहचानने वाले सूचक 3 टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल सूचक, नेचुरल सूचक मतलब नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। क्या होता है प्राकृतिक सूचक? ये होता है लिटमस, लिटमस का जो पेपर होता है, 2 लिटमस पेपर होता है। और टर्मेरिक, हल्दी। अच्छा, हल्दी के बारे में पहले बताता हूँ, इसके बाद लिटमस पेपर के बारे में देखेंगे। ठीक, समझ लो। जो हम लोग का नेचुरल सूचक है, जो एसिड और बेस को बताता है कि ये एसिड है ये बेस है, उसमें पहला है हल्दी। हल्दी क्या होता है? देखो आप, मैं भी बताया था थोड़ी देर पहले कि कपड़ों में जब हल्दी लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, साबुन से उसे रगड़ते हैं, जबकि साबुन क्या होता है? साबुन क्षार होता है। ठीक है, साबुन क्या होता है? क्षार होता है। तो साबुन से जब हम लोग क्या करते हैं, अपने हल्दी को छुड़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पीला हल्दी रेड हो जाता है, होता है ना रेड। हाँ, तो ये क्या है? सूचक हो गया। हल्दी क्या हो गया? सूचक हो गया, प्राकृतिक सूचक होगा। कैसे? कि जब हम लोग इसमें क्षार डालें हल्दी में, हल्दी में, हल्दी में जब हम लोग क्या डालें? क्षार डालें तो क्या हो गया? हल्दी पीला से रेड हो गया, रेड हुआ ना, तो ये क्या हुआ? प्राकृतिक सूचक हो गया। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स मतलब लिटमस पेपर। क्या? प्राकृतिक जो सूचक है उसमें लिटमस पेपर। लिटमस पेपर चलो मैं बताता हूँ। लिटमस पेपर जो रहता है, लिटमस जो रहता है उसका पेपर मिलता है दुकान में अगर जाओ तो ये ऐसे दिखता है। एक रहता है ब्लू लिटमस पेपर रहता है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, देखो ये बन गया हम लोग का ब्लू लिटमस पेपर। और एक होता है रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस पेपर। क्या भैया बोल नहीं पा रहे हो यार? हाँ, ये है ब्लू लिटमस पेपर, ये है रेड लिटमस पेपर। इसका नाम लिख देते हैं। ये क्या है? ब्लू लिटमस। ये है क्या? रेड है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालते हैं तो क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। क्या होता है? रेड होता है। लेकिन हम लोग रेड लिटमस पेपर में बेस डालते हैं तो ये जो रेड लिटमस पेपर है क्या हो जाता है? ये हो जाता है, सॉरी, ये रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। रेड सही बोल रहा था, रेड ही हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। लेकिन रेड लिटमस पेपर में हम लोग क्या डालते हैं? बेस डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। अरे हाँ, गलत ही लिख रहा था भाई, देखो तो। रेड लिटमस पेपर में जब बेस डालते हैं तो रेड कलर का जो पेपर है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ब्लू हो जाता है। क्या होता है? ब्लू हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक, मतलब समझे? मतलब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर में बेस डालेंगे तो वो लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। समझ आया? ठीक, अब देखो आगे, इसे थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देता हूं क्योंकि मेरा जो डस्टर है वो पानी से भीग गया है। आगे देखो, अब हम लोग दूसरा जो इंडिकेटर्स मतलब जो सूचक है उसका दूसरा पॉइंट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब संश्लेषित सूचक। इसमें देखो, इसमें 2 चीज़ हैं। पहला है मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज में एसिड बेस डालने से ये होता है, देख लो। ठीक, इसके बाद जो दूसरा है वो है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन में जब हम लोग एसिड डालते हैं, बेस डालते हैं, तो वो क्या होता है? उससे कलर में चेंजेस होते हैं जो इस टाइप से हैं। समझ गए? अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से भैया। पहला जो था वो इंपॉर्टेंट था, दूसरा इंपॉर्टेंट था, तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं। देखो, कुछ कुछ फूल होते हैं, कुछ कुछ फूलों के पंखुड़ियाँ होते हैं,
वो भी इंडिकेटर से काम करते हैं, वो भी सूचक का काम करते हैं। अगर उसमें एसिड डाल दें तो उसमें कलर परिवर्तन होते हैं। या फिर किसी चीज़ को हम लोग सूचक के रूप में उस गंध से पहचानते हैं। जैसे कि प्याज का एक छिलका ले लो, उसे क्या करो, प्लास्टिक में उसके साथ एक कपड़ा रख दो और उसे फ्रिज में डाल दो। अब उसे निकालोगे सुबह, अब क्या करोगे, उस कपड़े को हम लोग क्या करेंगे, एसिड के पास ले जाएंगे तो उसका स्मेल अलग आएगा, बेस के पास साथ मिलाएंगे तो उसका स्मेल अलग आएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसका नाम है ऑल्फैक्टरीज। क्या? ऑल्फैक्टरीज मतलब गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर का गंधीय सूचक का जो एग्जाम्पल है ओनियन, प्याज, जैसे कि मैं भी आपको बताया। ठीक है, क्या है, प्याज है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है एसिड। व्हाट इज एसिड? व्हाट इज एसिड मतलब अम्ल क्या है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ के रखा है अम्ल क्या है। बताओ भैया, क्या है अम्ल, क्या है, बताओ जल्दी से। चलो जल्दी बताओ क्या है अम्ल। चलो मैं बताता हूँ। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो जल में घुलने के साथ H+ आयन तथा H3O+ आयन देते हैं। ठीक है, तथा ये स्वाद में क्या रहते हैं, खट्टा होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नींबू का जूस हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल देख लो। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है एसिड के। और एसिड का यह क्या है, डेफिनेशन है। अगर इसे लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज एसिड, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एसिड एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कैसे एसिड क्या करता है, जल में घुलने के साथ H+ आयन देता है। और OH आयन कैसे, मतलब H3O+ आयन कैसे देता है, चलो देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक एसिड मैं लेता हूँ, उसका नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नाम को भी पढ़ते जाना, नाम याद करते जाना कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जल के साथ घोलने पर, जल के साथ घोलूं, जल क्या है, H2O है। जल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र H2O। तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H है, क्या मिल गए, H3 हो गया, H3, ये O है तो O हो गया, H3O+ आयन बना। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद जो बचा है वो बचा है C बचा है। और क्या बचा है भैया, H बचा, H3O+ आयन। ठीक है, L बचा। ठीक है, Cl- आयन। ठीक है, Cl- आयन। देखो ये हम लोग का रासायनिक सूत्र बन गया। मतलब हम लोग जब एसिड को जल के साथ घोले तो H3O+ आयन दिया, इसका मतलब हम लोग जान गए कि क्या है, एसिड है। ठीक, इसी तरह बेस का भी देख लेते हैं, इसी तरह से। अब हम जल्दी से देख लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 यानी क्षारक को। अब बोल रहे थे अरे भैया बहुत लेट होगा यार, इतना पॉइंट है। देखो जल्दी हो गया, हुआ ना जल्दी। बोल रहा था छोटा पॉइंट है, रवि भैया के पास पढ़ रहे हो यार। देखो क्या होते हैं बेस, क्या होते हैं क्षारक वे सब्सटेंस होते हैं जो जल में घुलने के साथ OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। साथ में ये कड़वा होते हैं, टेस्ट में छूने से चिपचिपा होते हैं। जैसे साबुन को छूओगे तो साबुन चिपचिपा छुआता है कि नहीं, तो साबुन जैसे चिपचिपे होते हैं। ये होते हैं क्षारक। एग्जाम्पल देख लें। देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये क्रिया किया तो Na सोडियम+ आयन प्लस OH- आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। ठीक है, इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एग्जाम्पल देख लो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया किया तो क्या किया, पोटेशियम+ आयन तथा OH- आयन दिया। तो ये है क्या है, बेस का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब हम लोग का अगला टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट। ये जो टॉपिक है ना बॉस, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के साथ आपके रियल लाइफ में हमेशा काम देगी। देखो समझो कैसे। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, हाँ देखा होगा। तारक मेहता के उल्टे चश्मा में क्या होता है कि जब जैसे ही हम लोग शाम को डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद कहाँ जाते हैं, सोडा पीने जाते हैं। सोडा क्यों पीते हैं, क्योंकि जब वो खाना खाए रहते हैं तो सब्जी में जो एसिड रहता है वो उन लोग के पेट में जाता है। एसिड अम्लता के वजह से, अम्लता क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है जब पेट में, तो हम लोग को ढेकार आती है खट्टी खट्टी ढेकार। तो उससे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडा पिया जाता है। सोडा क्या होता है, सोडा क्षार होता है। जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पेट में ज़्यादा अम्ल आ गया, जैसे कि हम लोग जाते हैं गोकुल धाम वाले,
ठीक है, सोडा पीने। तो पेट में ज़्यादा अम्लता के कारण हम लोग जब सोडा पीते हैं तो अम्ल और क्षार जब पेट में जाके मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब उदासीन हो जाते हैं। तो ना अम्ल रहता है ना क्षार रहता है, इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, इसीलिए जाते हैं सोडा पीने। समझो, देखो एसिड और बेस का रिएक्शन में जो जनरल फॉर्म है वो होता है, जनरल फॉर्म होता है एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो बनता है, क्या बनता है, साल्ट बनता है। साथ में क्या बनेगा, साथ में दूसरा प्रोडक्ट बनता है वाटर। देखो एक एसिड लेते हैं, ठीक है, HCl, ये एक एसिड है। और दूसरा हम लोग लेते हैं बेस, बेस ले लेते हैं दूसरा NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस। ठीक, जब हम लोग इनका क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखो जब इन दोनों का रिएक्शन कराए हम लोग तो हम लोग को मिला, क्या मिला, पहले Na इस Cl के साथ क्या हुआ, क्रिया करके NaCl बना लिया। क्या बनाया, NaCl बना लिया, NaCl बना लिया। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, देखो क्या बचा, यहाँ पे HO बचा और यहाँ पे बचा H, तो एक H और एक H है, 2H हो गया तो H2 लिखेंगे, H2। साथ में क्या बचा, O बचा। देखो एसिड और बेस आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक, एसिड बेस आपस में क्रिया करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस क्रिया को, इस क्रिया को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन। क्या, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब एसिड और बेस का क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, नमक के साथ जल प्राप्त होता है, और ये क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, उदासीनीकरण क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं उदासीनीकरण क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है। न्यूट्रल, न्यूट्रल सुना है, न्यूट्रल मतलब कि गाड़ी को न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो, सुने हो ना। क्या, न्यूट्रल मतलब कि गेयर से बाहर करो। ठीक है, न्यूट्रल मतलब गेयर से बाहर कर दो गाड़ी को। तो इसे इसी तरह होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड ले लेते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एसिड खा देते हैं, जैसे सब्जियों से खा देते हैं या फिर बहुत सारे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग एसिड खा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडा के रूप में देखो सोडा पीते हैं, बेकिंग जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा होता है। ठीक है, वो सोडा हम लोग क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जब खाएंगे तो हम लोग के जो पेट में एसिड पहले से है वहाँ जब सोडा जाएगा तो एसिड और बेस मिल के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब वो उदासीन हो जाते हैं। जैसे हम लोग के पेट में जो अम्लीयता होता है वो अम्लीयता कम हो जाता है और हम लोग को खट्टी खट्टी खटकारें जो आती है वो समाप्त हो जाती है, मतलब वो बंद हो जाती है। इसलिए डॉक्टर क्या कभी कभी बोलते हैं कि इनो पियो। इनो क्यों पियो, इनो में देखो, इनो में क्या रहता है, इनो जब हम लोग इनो को पानी में घोल के पीते हैं तो हल्का हल्का क्या आता है, उसमें जो बेस रहता है, बेस की वजह से हम लोग को हल्का हल्का मीठा लगता है। इनो जब पानी में घोल के उसे पियोगे तो क्या होता है, मीठा लगता है, हल्का हल्का लगता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें बेस रहता है। बेस जब हम लोग के पेट में अम्लता बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इनो पीते हैं, जिससे हम लोग का जो पेट में खाना रहता है और अच्छे से पच जाता है और पेट की अम्लता को इनो दूर कर देता है। जो एसिडिटी होती है, ढेकार आती है, समझ रहे हो, तो वही क्यों होता है, क्यों जब हम लोग एसिड और बेस का क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो पेट में जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। समझ गए, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो इसे समझ लेना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। देखो इस चैप्टर में बोर नहीं होना है क्योंकि ये केमिस्ट्री का हिस्सा है और केमिस्ट्री में बहुत सारे हम लोग रिएक्शन सिर्फ पढ़ेंगे, मतलब अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन क्या चीज़ का, अभिक्रिया किसके किसके बीच, अभिक्रिया है एसिड और मेटल के बीच, अम्ल और धातु के बीच। तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है, एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होता है। ठीक, तो हम लोग इसको एनिमेशन से समझेंगे, इसलिए मैं स्क्रीन से बाहर आ गया हूँ, बोर्ड से बाहर हट गया हूँ। तो एक चित्र देखो, ये जो चित्र है हम लोग के बुक में भी दिया है 2.1 का जो चित्र है, ठीक, इसके द्वारा हम लोग समझते हैं हम लोग क्या किए हैं। इस अभिक्रिया को समझने के लिए, मतलब एसिड के साथ जब मेटल का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक चित्र है, चित्र में एक बीकर दिखाई दे रहा है। इस बीकर में हम लोग क्या डाले हैं, इस परख नली में हम लोग डाले हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाले हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल।
और इसमें डालते हैं दानेदार जिंक के 5 ग्राम टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े दानेदार जिंक के 5 ग्राम टुकड़े डाले हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बन रहा है। और इसको ऊपर से हम लोग क्या किए हैं, एक नली, किसके नली से, कांच की नली से प्रवाहित कर रहे हैं। किसमें, एक पात्र है जिसमें साबुन का विलयन घोला हुआ है। साबुन का विलयन इसलिए घोले हैं क्योंकि साबुन के विलयन में झाग होता है, जो अगर उसमें हवा गया तो वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है परख नली से, तो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले बाहर आ रहे हैं। देखो साबुन के बुलबुले बाहर आ रहे हैं। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती को उस गैस के पास ले जाएंगे जो बुलबुले के साथ निकल रहा है, तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जलने लगता है। हाइड्रोजन गैस कैसे करता है, क्यों जलेगा फट फट की ध्वनि के साथ? क्योंकि वो गुब्बारे के रूप में निकल रही है, तो वो आवाज़ आएगी फट फट, जैसे गुब्बारे से जोर जोर से जब जलेगा तो उससे फट फट से आवाज़ आएगी। तो ये ध्वनि के साथ तेजी से गैस का क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। मोमबत्ती मतलब मोमबत्ती को जब हाइड्रोजन गैस के समीप ले जाते हैं तो मोमबत्ती तेजी से जलने लगता है। समझ आया? दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया द्वारा जो हाइड्रोजन गैस होता है उसकी जांच करना, ये जो चित्र है वो है। ठीक, तो ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। और इसका जो हम लोग देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देख लो, नीचे एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं। एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम धातु है जिसको क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एपी क्या है, आयरन है। ठीक है, इसको हाइड्रोजन H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ApSO4 बन रहा है, साथ में H2 क्या बन रहा है, H2 हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रहा है। देखो इसमें भी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, हम लोग को एक चीज़ नोट करना है, नोट क्या करना है कि सभी जो मेटल होते हैं ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। कुछ मेटल रिएक्टिव होते हैं। जो रिएक्टिव मेटल हैं वो जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिव मेटल, मतलब ये किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी क्रिया कर देते हैं। अब देखो जो सोना चांदी है, एग्जाम्पल में देखो मैं यहाँ पे नीचे दिखा दे रहा हूँ लेस रिएक्टिव मेटल, जो क्या है CuAg Au, ये सब क्या है, सोना चांदी हो गया। ठीक है, सोना है और चांदी है, इनके नाम नीचे लिखा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, ये है नॉन रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, इसीलिए जो सोना है, जो इसका क्या है, सोना रिएक्टिव नहीं है, सोना रिएक्टिव मेटल नहीं है, ये नॉन रिएक्टिव है। इसीलिए हम सोना क्या करते हैं, सोना आभूषण के रूप में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सोना नॉन रिएक्टिव है, तो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता, ना अम्ल के साथ क्रिया करेगा, ना ही क्षार के साथ क्रिया करेगा। जब ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ये हमेशा चमकदार रहेगा, इसलिए इसका वैल्यू है, इसका मूल्य है। ठीक है, तो जितने भी नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं वो सारे बहुत ही मूल्यवान होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि उनके आभूषण बनते हैं। आभूषण बनेंगे तो वो ना साबुन से क्रिया करेंगे, ना ही किसी अम्ल से क्रिया करेंगे, तो उसकी चमक हमेशा लंबे समय तक बनी रहेगी। इसलिए हम लोग उसको गहने के रूप में, मतलब ज्वेलरी के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैं बोर्ड से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ क्योंकि मैं आपको एनिमेशन के थ्रू सबको बहुत ईजिली तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसको देखते हैं। देखो इसका एक जो बुक है उसमें एक फोटो भी दिया हुआ है, चित्र 2.2, अगर आपने अपनी किताब में देखा होगा तो। साथ में हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, देखो एसिड मेटल के साथ बाइकार्बोनेट के साथ एक बार क्रिया करेगा तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा, H2O देगा। और एसिड जो मेटल है वो बाइकार्बोनेट के साथ अगर क्रिया करता है तो क्या करता है, साल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है, सेम क्रिया देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। सिर्फ एग्जाम्पल देखना है आपको। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, देखो हमको क्या समझना है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि जब धातु के साथ क्रिया करता है, जो कार्बोनेट है और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, इनके साथ क्या करता है, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं। जो हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिर्फ प्रोडक्ट। हम लोग को पता करना है कि जब इसके साथ क्रिया किया तो क्या प्रोडक्ट देता है अम्ल क्षार। इस क्लास में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे। देखो जब हम लोग क्या करेंगे, क्रिया कराते हैं किसके साथ, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब क्रिया कराएं तो हम लोग को मिलता है साल्ट मिलता है, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है। देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कार्बोनेट रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं,
इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट रखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या क्या बनता है हम लोग को जब हम लोग क्रिया कराते हैं किसका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है, मतलब रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का जब क्रिया कराते हैं HCl के साथ तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। मतलब ये समझना है कि जो हम लोग इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़े थे उसमें देखे थे कि हम लोग इसमें हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। जब हम लोग एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और इस क्रिया में जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो शायद इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी करना जरूरी है, ताकि तभी हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा गैस निकल रहा है। तो टेस्ट कैसे करते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लीम वाटर मतलब कि चूना पानी में, ठीक है, लीम वाटर में के सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो क्या होता है, लीम वाटर मिल्की हो जाता है, मतलब दूधिया हो जाता है। जो चूना का पानी है वो हल्का दूधिया हो जाता है, और हम लोग को पता चल जाता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक, अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, जैसे कि फिज ले लो या फिर स्प्राइट ले लो, जब हम उसे क्या करते हैं, खोलते हैं उसके ढक्कन को, अगर बोतल को हिला दें और ढक्कन को खोलें तो उसमें बुलबुले के साथ तेजी से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलते हैं। वो क्या होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। वो क्या होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल ये भी हो गया। अब अगली बार से जब आप दुकान जाओ तो ये बात याद रखना कि जब हम कोको कोला या फिर किसी भी स्प्राइट को, किसी भी जो ड्रिंक है उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हिला के कंप्रेस करके उसके ढक्कन को खोलते हैं तो झाग के साथ तेज़ी से बाहर निकलता है गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, मतलब कि अभी हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझे हैं। पहला, अगर एसिड का क्रिया धातु के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर उसी एसिड का क्रिया कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसी के साथ हम लोग का जो रिएक्शन ऑफ एसिड था, मतलब एसिड के साथ जो रिएक्शन था वो हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस के साथ रिएक्शन, मतलब क्षारक के साथ रिएक्शन। क्षारक के साथ पहला देखेंगे धातु के साथ रिएक्शन, क्षार का धातु के साथ रिएक्शन। सबसे पहले ए नंबर देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं एनिमेशन के थ्रू। इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है वो क्षारक के साथ धातु की अभिक्रियाएं। देखो, कुछ बेस होती हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तथा कुछ रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे एल्युमिनियम और जिंक। इनके साथ क्या होते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस का। क्या मिलता है, साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखो, अब हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं बेस और मेटल का। हम लोग के पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल है जिंक। जब हम लोग का क्रिया कराएं, रिएक्शन कराएं तो हम लोग के पास प्रोडक्ट मिला सोडियम प्लस जिंक ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हुआ। जैसे हम लोग पिछले पॉइंट में पढ़े थे कि एसिड और मेटल का क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है, ऐसे ही बेस और मेटल का क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन ये रेयर केस है। ठीक है, रेयर रहता है, बहुत सारी चीज़ों में हाइड्रोजन गैस नहीं देता। आगे देखते हैं हम लोग अपना बी, मतलब पॉइंट नंबर बी, इस टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक बेस का क्रिया कराना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, मतलब कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। जो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं तो अधात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड, ये दोनों क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट के साथ वाटर बनाते हैं। अब हम क्रिया कराने वाले हैं बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। हमारे पास जो बेस है वो है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में हमारे पास एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो है CO2 हाइड्रो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों का हम लोग क्रिया कराएं तो हम लोग को मिला है CaCO3 जो एक साल्ट है, साथ में हमें H2O मिला जो वाटर है। अब हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, जब हम बेस की क्रिया मेटल के साथ कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है, जब हम बेस का क्रिया नॉन मेटल के साथ कराते हैं तो भी हमें साल्ट मिलता है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं, तो देखो, जो मेटल के साथ क्रिया कराने पर जो साल्ट बनता है वो सिंपल साल्ट रहता है, नॉर्मल साल्ट रहता है, लेकिन बेस का जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट देता है। ठीक है, ये एक डिफरेंट हो गया इन दोनों के बीच में। अब हम आगे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट और अपने बुक के पेज नंबर 6 में, जहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साइंस के होनहार छात्रों, अब अपने हथियार निकाल लो, क्योंकि अब वो दौर आ गया है जब आपको अपने पेन और कॉपी से एक जंग लड़नी है। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर है, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर को लिखने का समय आ गया है। ठीक,
तो हम छोटे छोटे एक दो पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे कि अम्लों और क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती हैं। जल्दी से इसे खत्म करते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर में, तुरंत 2 मिनट का काम है। पहला, अम्ल क्या होते हैं? सभी अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करते हैं, किसी भी धातु से क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। दूसरा, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल विलयन अम्लीय होता है, ठीक। अम्लीय होने के कारण क्या होता है? उसमें H+ आयन होता है और OH- आयन होता है, और इसी आयनों की वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जिस तरल में, जिस विलयन में आयन्स हैं, आयन्स मतलब कि प्लस आयन और माइनस आयन, मतलब उसमें विद्युत क्या होगा? ट्रांसफर होगा, क्योंकि विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आयन से ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है। आयन ही उसे क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो क्या होते हैं? जो अम्ल में H+ आयन होते हैं और माइनस आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं और माइनस आयन होते हैं, ठीक है। लेकिन क्षार में OH- आयन होते हैं, ठीक है। OH हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक। OH- आयन होते हैं क्षार में, अम्ल में H+ आयन होते हैं, क्षार में OH- आयन होते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट, इतना जो समानताएं हैं वो ध्यान में रखना। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, क्या है कि तुरंत समझ आ जाएगा। पॉइंट का नाम है डाइल्यूट एसिड, हिंदी में तनुकृत अम्ल। क्या होता है तनुकृत अम्ल? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक का जो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लिए, किसी बोतल से सल्फ्यूरिक अम्ल निकालें, ठीक है, अब उसमें पानी डाल दिए तो वो तनु हो गया। तनु मतलब पतला हो गया। जैसे एग्जाम्पल से समझो कि दूध है, प्योर जो दूध है, दूध में अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा? फीका होने लगेगा, ठीक है, उसमें से दूध कम हो जाएंगे, तो क्या हो गया? तनुकृत हो गया, उस दूध का क्या हुआ? तनुकृत हो गया। ऐसे ही एसिड है, जो प्योर एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को जला देगा। गलती से उंगली में जल गया तो उंगली में पड़ गया तो उंगली जलने लगेगा, ठीक है। तो ये वो जो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर पानी में डाल दें तो बहुत जल्दी से गर्म होके शायद भाप बन के उड़ जाएगा, या फिर जिस बर्तन में डाले उसे फोड़ सकता है, तोड़ सकता है। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसे तनुकृत किया जाता है, मतलब उस अम्ल में पानी मिलाया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं तनुकृत करना, ठीक है। जब हम लोग अम्ल क्षारों में जल मिलाते हैं, अम्ल क्षारकों में जल मिलाते हैं, तो अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं। किस आयंस में? H3O+ आयन तथा OH- आयन में, उनके प्रति इकाइयों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो उसके जो आयन हो वो क्या हो जाते हैं? टूटने लगते हैं, जिससे उनकी जो सांद्रता है, वो क्या होती है? कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो एक होता है तनु अम्ल, तनु अम्ल मतलब कि डाइल्यूट एसिड, ठीक है, जिसमें पानी मिला हुआ है, और जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है कंसंट्रेटेड एसिड। जिसमें पानी मिला हुआ है वो डाइल्यूट एसिड, जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है वो होता है कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। अब हम अपने जो क्वेश्चन आंसर है, इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चीज था क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन आंसर के बीच आते हैं। एक बात बता देता हूं मैं, अगर आप इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने आए हो ना, तो क्या करना कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर का एक टाइम दिया होगा, तो टाइम लेस में क्लिक करके आप जल्दी से क्वेश्चन आंसर में आ सकते हो, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वहां पे आप टाइम लेस में जाके आ सकते हो। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। अरे भैया, फिर से इतने इतने क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे? अरे यार, रवि भैया है ना, छोटा सा क्वेश्चन है भैया। पहला जो क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले याद नहीं करना, याद करने के बाद, याद करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ नहीं चलेगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्वेश्चन का आंसर कैसे ऐसे हुआ। मतलब आपको याद करना नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी में रखना है। आपको सिर्फ कॉपी में जो फाइनल नीचे मैं दूंगा आंसर, उसे क्या करना है? कॉपी में नोट करना है, कॉपी में सिर्फ उसे नोट करना है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा। अभी गारंटी है, अभी हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आंसर, जितना भी क्वेश्चन है उसका हर एक आंसर वीडियो देखते देखते याद नहीं हो गया तो कहना, ठीक है। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, देखो एक बार समझ में आया फिर से बैक करो, 2 बार क्लिक करो, 20 सेकंड बैक करो, फिर से कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और 2 मिनट में कॉन्सेप्ट, 1 मिनट में आंसर, खत्म, फिनिश। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही या फिर अचार को क्यों नहीं रखा जाता? आपने कभी दादी को देखा है? आपने कभी अपने घर में दादियों को देखा है कि वो दही को कभी भी तांबे के बर्तन में या फिर पीतल हो गया इसके लोटे में नहीं रखते?
क्यों नहीं रखते हैं? वो हमेशा स्टील के बर्तन में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोहा है, जो पीतल है, वो क्रियाशील धातु है, ठीक है, वो जल्दी से किसी से क्रिया कर लेते हैं। जबकि जो दही है, वो दही क्या है? अम्ल है। उसमें क्या होते हैं? लैक्टिक अम्ल होते हैं, साइट्रिक अम्ल होते हैं, ठीक। तो जो लैक्टिक अम्ल है, जो अम्ल है, वो किससे क्रिया करेगा? लोहे से क्रिया करेगा, कॉपर से क्रिया करेगा, तांबा से क्रिया करेगा, उस धातु से क्रिया करेगा। जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बनाया, लवण तो बनाया ही, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनाया। लेकिन जो लवण बनाया है वो क्या है? विषैला है। जब उससे अम्ल धातु से क्रिया किया तो जो लवण बना है, क्यों? हाइड्रोजन के साथ लवण भी बनता है, ठीक है। तो जो लवण बना है वो क्या है? विषैला है। और उससे जब हम लोग खाएंगे कि दही को या अचार को हम लोग तांबे के बर्तन या लोहे के बर्तन में रख देंगे कुछ दिन बाद, इसके बाद उससे जब खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। क्योंकि विषैली चीज़ों को खाने से हम लोग को पेट, मरना नहीं मरेंगे भैया, लेकिन पेट बिगड़ेगा आपका, ठीक है। आपको फूड पॉइजन हो जाएगा, आपको पेट दर्द देने लगेगा, एकदम आपकी जो पेट की नसें हैं वो खिंचाने लगेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना आगे से कि हमेशा स्टील के बर्तन में, ऐसे धातु में रखना चाहिए, या फिर कांच के बर्तन में जो कि क्रियाशील नहीं होते, जो अम्लों से क्रिया नहीं करते। तो इसका जो फाइनल आंसर है, वो फाइनल आंसर कुछ इस तरह होगा। चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन में दही, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन में दही व अन्य खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि जैसे अम्ल पाए जाते हैं। ये अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु लवण प्राय क्या होते हैं? विषैले होते हैं। यदि ऐसे लवण भोजन में मिल जाते हैं तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इससे खाद्य जो फूड पॉइजन है वो हो सकता है। इसलिए खट्टे पदार्थ को केवल कांच, चीनी मिट्टी या स्टील के बर्तन में ही रखना चाहिए। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आप बताइएगा। बता लेंगे ना? बता लेंगे भाई, अगर ऐसा नहीं बता पाएंगे। कैसे नहीं बता पाओगे यार? कैसे नहीं बता पाओगे? देखो तो यार क्या बोल रहा है प्रश्न। अम्ल के साथ धातु क्रिया करता है तो कौन से गैस निकलता है? अभी पढ़े हैं। अम्ल के साथ धातु क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। उसकी जांच कैसे करते हैं? उसकी जांच सर, मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास लाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग चित्र में देखे थे अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा चित्र था? एक चित्र था, उसमें देखे थे कि मोमबत्ती को, जलते हुए मोमबत्ती को लाते हैं तो पट पट से जलने के साथ मोमबत्ती तेजी से जलता है आवाज़ के साथ, तो हम लोग पहचान जाते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। बस 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 बस, यही तो चाहिए था, यही तो है इसका कॉन्सेप्ट कि धातु के साथ क्रिया करता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। धातु के साथ क्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है, और लवण बनाता है। और इस हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है वो हम इस चित्र में देखे थे कि मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास लेते हैं तो क्या होता है? पट पट की आवाज़ के साथ तेजी से जलने लगता है, ठीक। तो यही तो है भैया, यही तो है, देखो आता है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। कोई धातु यौगिक के जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुलबुलाहट उत्पन्न होती है। इस उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक एक कैल्शियम क्लोराइड है, जो उत्पाद है वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रश्न पढ़ने के साथ समझ आ गया। कोई धातु यौगिक क्या है? पहले टर्म को समझते हैं। कोई धातु यौगिक ए है, ठीक है, ये स्टेप है, समझाने का स्टेप है। पहला टर्म को समझना, ठीक है, टर्म को पकड़ना, इसे कीवर्ड को पकड़ना। एक धातु यौगिक ए है, ठीक है, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? बुलबुलाहट उत्पन्न होता है, साथ में क्या निकलता है? एक गैस निकलता है। और वो गैस के पास हम लोग मोमबत्ती लेते हैं तो क्या होता है? वो मोमबत्ती बुझ जाता है। इसका मतलब वो गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देता है, जबकि ऑक्सीजन आग को प्रज्वलित करता है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में है, हम लोग 9वीं से पढ़ के आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझा देता है, ठीक। तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट कीवर्ड से हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लिए। लेकिन जो उत्पाद है, आगे क्या बोल रहा है? जो उत्पाद है वो कैल्शियम क्लोराइड उत्पाद आता है। एक जो उत्पाद है वो क्या आता है? कैल्शियम क्लोराइड आता है। तो हम लोग के पास ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल चुकी हैं। तो क्या बचा है? अरे भैया कुछ नहीं बचा है, देखो ना आंसर देखो, लास्ट में आंसर देखो, मैच करो। चलो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भैया, मैं नहीं बोलूँगा। अब आप देख सकते हो, अब इतना पढ़ाया हूँ यार, इतना टाइम से पढ़ा रहा हूँ यार, समझ आ गया होगा। देखो लास्ट में जो समीकरण मैं लिख दिया, देखो समझ लो समझ लो समझ लो, आप समझ लो। देखो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? चलो एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ कैसे कैसे हुआ भैया, कैसे समझ आया। तो हम लोग को उत्पाद तो पता है ना, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में क्या चीज़ पता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्पाद क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है।
ठीक है। अभी जो अभिकारक हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या है अभिकारक? अभिकारक में एक HCl है, जो प्रश्न में ही दिया है HCl, तो अभिकारक एक HCl हो गया। और एक और देख लेते हैं, धातु। हम लोग को सिर्फ जो हम लोग का कीवर्ड था, जो पहला पॉइंट था कि जो धातु है, जो ये धातु है, ठीक है, अम्ल धातु है, उसे ही पता करना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया, अम्ल धातु हो गया। तो ये होगा इसका आंसर कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 से जब HCl को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, देखो साथ में ऑक्सीजन, जल बन गया H2O। ठीक, तो ये क्या है, इसका रिएक्शन को लिखने का स्टेप है। साथ में इसका जो आंसर है, वो आंसर को कैसे लिखेंगे सर? आंसर देखो, आंसर देखो, धातु यौगिक ए कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। देखो कैल्शियम क्लोराइड, क्वेश्चन में बोला था कि उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका नीचे देखो संतुलित समीकरण भी बना दिए। समीकरण को तो संतुलित करना आता है, क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि समीकरण को संतुलित ऐसे किया जाता है, तो समीकरण संतुलित करना आता है। देखो, तो ये फाइनल आंसर हो गया हम लोग का। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा आंसर है। बाकी आपको एसिड और बेस का तो आंसर पता है। बुक मतलब मैं इसे बता ही चुका हूँ, मैं इसे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। अगर एसिड और बेस नहीं पता तो फिर मैं छोटा सा, देखो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, उनसे समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, देख लो, क्योंकि 1-2 नंबर में आप पूछते हैं। ठीक है, एसिड किसे कहते हैं, मतलब अम्ल किसे कहते हैं, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्षार किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों को, क्या होता है कि सर क्षार ही क्षारक हैं या फिर क्षार और क्षारक अलग हैं। देखो, सोचने वाली बात है ना, क्षार ही क्षारक है कि क्षार और क्षारक अलग हैं। समझ लो इसे कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जो जल में घुल जाते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, वो क्षार होते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो क्षारक क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं तथा OH आयन देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये क्षारक हैं, ये क्षारक हैं, लेकिन ये जल में घुल जाते हैं आसानी से और OH आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड देते हैं, तो क्या है ये एक क्षार है, क्षार है। ठीक है, तो क्षारक और क्षार में अंतर पता रहना चाहिए। क्षारक किसे कहते हैं? क्षार वे क्षारक होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं? तो ये देखो, ये पॉइंट देखो, ये बुक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। पढ़ो जल्दी से, क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो, समझो, क्योंकि आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या बोल रहा है कि जो सभी क्षारक होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, और इसे जब स्पर्श करते हैं तो साबुन की तरह और स्वाद में कड़वा होता है। जैसे प्राकृतिक क्या है, संक्षारक होता है, इन्हें कभी कभी छूना या चखना नहीं चाहिए, ठीक, क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन 7 करोड़ का। मजाक है भैया, एडिटर भी ऐसे काट देंगे, ठीक है, कोई करोड़ का नहीं है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसे देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 आदि विलयन क्या होते हैं, अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय अभिलक्षण मतलब एसिडिटिक नेचर को, बिहेवियर को, ठीक है। जबकि जो एल्कोहल भैया है, ग्लूकोज भैया है, और इन जैसे बहुत सारे और भैया हैं, ठीक है, ये यौगिक क्या करते हैं, अम्लीयता अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते, मतलब कि एसिडिटिक बिहेवियर प्रदर्शित नहीं करते। तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? अरे सर नहीं पता क्यों नहीं करते, नहीं करते होंगे तो नहीं करते होंगे, तो इसी को तो जानना है बेटा, उसी को तो जानना है भाई। देखो क्यों नहीं करते हैं, तो एक चीज हम लोग जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, स्टेप देख लेते हैं कि अम्लीयता प्रदर्शित करने के लिए किसी भी अम्ल को, अम्लीयता, उसके विलयन को अम्लीयता प्रदर्शित करने के लिए उसमें H+ आयन, ठीक है, और H3O+ आयन का होना बहुत जरूरी है। जब किसी विलयन में H+ आयन तथा H3O+ आयन होंगे तो वो विलयन अम्लीयता अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। लेकिन ग्लूकोज भैया में H+ आयन और H3O+ आयन नहीं होते। एल्कोहल भैया में H+ आयन, H3O+ आयन नहीं होते हैं, ठीक है। एल्कोहल मतलब दारू, ठीक है,
दारू ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। अगर एल्कोहल में H+ आयन और मतलब अम्लीयता होता तो खट्टा लगता दारू पीने से। मैं नहीं पिया हूँ, पता नहीं कैसे लगता है, मैं तो नहीं पीता, आप भी मत पीना भैया, खतरनाक होता है। ज़्यादा खतरनाक नहीं होता लेकिन पीना नहीं चाहिए, ठीक है। खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हाँ, तो क्वेश्चन में आते हैं, बाद में बात करेंगे खाने पीने का। तो हम लोग का क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है क्या है, आपको बता दिया कि अम्लीयता जो अम्ल बिहेवियर शो करने के लिए H+ आयन और H3O+ आयन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग देखें कि जो HCl है वो पानी में घुलने पर मतलब कि उसके विलयन में H3+ आयन होना जरूरी है। देखो इस समीकरण में देख लो, ठीक है, इस रिएक्शन अभिक्रिया है उसमें देख लो। और HNO3 है, अगर इसे हम क्या करते हैं, पानी के साथ क्रिया करते हैं, मतलब इसके विलयन बनाते हैं, तो इसमें भी H3+ आयन होता है, ठीक है। और जो H3+ आयन है इसी की वजह से क्या होता है, इसमें अम्लीय गुण दिखते हैं। लेकिन जो हम लोग के दो भैया हैं, कौन कौन भैया, एल्कोहल भैया और ग्लूकोज भैया, पानी में अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये संयोजी यौगिक हैं। क्यों? क्योंकि ये संयोजिक यौगिक हैं, पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन अपने आयन को तोड़ते नहीं, ठीक है, मतलब प्लस आयन माइनस आयन में विभक्त नहीं होते हैं। और इसी कारण से जो इनके लिटमस में ना इनसे कोई बदलाव होता है, ना पीएच मान में इससे कोई इनका कोई परिवर्तन होता है, और ना ही ये बिजली के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। अगर भैया क्या करेंगे, H+ आयन और OH- आयन में टूटेंगे तभी तो बिजली के सुचालक होंगे, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज भैया है, एल्कोहल भैया है, बहुत ढीठ है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट रहता है ना, बहुत ढीठ रहता है, कितना सिखाओ नहीं सीखता, तो ऐसे ही भैया ये क्या है, बहुत ढीठ है। इसको कितना हो मारो, कितना हो पीटो, कितना हो किसी भी चीज़ से मिला दो, पानी से भी धो दो, फिर भी क्या करते हैं, अपने आयन विभक्त नहीं करते। जो चीज़ अपना आयन विभक्त नहीं करता, जो चीज़ अपने आयनों में नहीं टूटते, जो चीज़ को पानी में मिलाने पर, विलयन बनाने पर वो अपने आयनों में नहीं टूटते, मतलब प्लस आयन माइनस आयन में विभक्त नहीं होते हैं, वो हमेशा संयोजी ऊतक होते, अरे ऊतक नहीं भैया, संयोजी यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, संयोजी यौगिक होते हैं, संयोजी यौगिक। तो छोटा सा डेफिनेशन, संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, देख लो, इसका भी डेफिनेशन देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। संयोजी यौगिक कैसे कहते हैं, तो इसीलिए जो HCl है, सॉरी क्या है, ग्लूकोज भैया है, अरे भैया मिस्टेक क्यों करा रहे हो यार, तो जो ग्लूकोज भैया है, एल्कोहल भैया है, इसमें H3+ आयन तथा H+ आयन नहीं होते, मतलब ये अपने आयन देते ही नहीं, विभक्त नहीं करते हैं, पानी में घुल जाएंगे लेकिन अपने आयन विभक्त नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए ये एसिडिटिक बिहेवियर शो नहीं करते, सिंपल सा। और इसका फाइनल आंसर देखें, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ इसका स्टेप ऑफ लर्निंग, ठीक है, हम लोग समझ रहे थे। मैं क्या बोला हूँ कि हर क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा, स्टेप्स ऐसे समझाऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल आंसर है वो नीचे दिया है, लिखो क्या है फाइनल आंसर, देखो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो क्या है फाइनल आंसर। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा आसानी से। क्योंकि जो जलीय विलयन है, किसी भी अम्ल का जलीय विलयन जब उसको जल के साथ क्या किया जाता है, घोला जाता है, जैसे कि HCl को मान जाओ, उसके जलीय विलयन बनाने के लिए उसको जल के में डाला गया, तो क्या हुआ, वो अपने आयनों में विभक्त हो गया, H+ और Cl- आयन में। और जानते हैं कि बिजली का जो प्रवाह चार्ज होता है वो आयन की गति से ही होता है। जब क्या होता है, जब सर्किट को कंप्लीट करना रहता है तो धन आयन, जैसे H+ आयन धन आयन हो गया, और उसका ऋण आयन क्या हो गया, दूसरा सिरा हो गया माइनस आयन, ठीक है। ये दोनों आयन ही मिलकर क्या करते हैं, विद्युत के प्रवाह को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग इसका फाइनल आंसर ये ले सकते हैं, देखो कि अम्ल जब जलीय विलयन में क्या होता है, घुला जाता है, तो इसमें ये विद्युत का सुचालक हो जाता है, क्योंकि विद्युत को गति करने के लिए आयन की जरूरत पड़ती है। और जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को आयन जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, और इसी वजह से जो विद्युत है ये आसानी से अम्ल में अपनी जो गति है उसको पकड़ लेता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, जो अम्ल है वो विद्युत का सुचालक हो जाते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वह शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक गैस शुद्ध लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। देखो क्यों नहीं बदलती, क्योंकि लिटमस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर इंडिकेटर होते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, उसको पहचानने का इंडिकेटर होते हैं। लेकिन ये जो लिटमस पेपर है, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू, ठीक है। तो ब्लू और रेड, ठीक। तो जो लिटमस पेपर है क्या करते हैं, लिटमस पेपर में जब किसी विलयन में H+ आयन होते हैं या फिर H3O+ आयन होते हैं, तो वो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। लेकिन उसी विलयन में क्या है, OH- आयन है,
उसी विलयन में OH माइनस आयन है, उसी विलयन में OH माइनस आयन है, तो लिटमस पेपर मतलब रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। अगर किसी विलयन में H प्लस आयन है, किसी विलयन में, ठीक है, जो विलयन है उस विलयन में क्या है, H प्लस आयन है, तो वो रेड ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देगा। और उसी विलयन में अगर OH माइनस आयन है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। समझ आया? मतलब कि आयनों की वजह से लिटमस पेपर अपने रंग में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जब तक उसका जलीय विलयन नहीं बनेगा तब तक वो अपने आयनों में कैसे टूटेंगे। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग क्या करते हैं, शुष्क लिटमस पेपर के पास लाते हैं तो अपने उनके आयन बने ही नहीं है, उनके आयनों में वो परिवर्तित हुए ही नहीं है, तो लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम लोग क्या करें, लिटमस पेपर गीला हो, ठीक है, लिटमस पेपर जो है वो पानी से भीगा हुआ हो, इसके बाद हम लोग शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाते हैं। जब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिटमस पेपर पर पड़ेगा तो लिटमस पेपर की नमी की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आयनों में टूटने लगेगा, H प्लस आयन और H3O प्लस आयन में टूटने लगेगा, या फिर OH आयन में टूटने लगेगा, और उसी वजह से उसके रंग में परिवर्तन होगा। तो हम लोग फाइनल क्या लिख सकते हैं, समझो, ये हम लोग का स्टेप था। फाइनल ये लिख सकते हैं, शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक गैस जो HCl है गैस फॉर्म में पानी नहीं होता, इसलिए वो H प्लस और H3 प्लस आयन में क्या होते हैं, नहीं टूटते या फिर उत्पन्न नहीं करते वो आयन। लिटमस पेपर रंग बदलने के लिए क्या चाहिए, उसे आयन चाहिए, जलीय विलयन चाहिए जिसमें आयन हो, H3O प्लस आयन हो या फिर H प्लस आयन हो, ठीक है, आयनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शुद्ध जो HCl है वो सूखे हुए लिटमस पेपर पे मतलब रंग डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन नहीं होता। परंतु यदि लिटमस पेपर पर क्या हो, नमी हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालें हैं तो HCl क्या होगा, वो अपने आयनों में विभक्त होने लगा, मतलब H3O प्लस आयन बना देगा और लिटमस पेपर का रंग तुरंत बदल जाता है। तो ये हम लोग का ये क्या हो सकता है, फाइनल आंसर हो सकता है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इतना क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर से हम लोग किताब पढ़ेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूरे लाइफ में साथ में आपके जिंदगी भर काम देगा। देखो एग्जाम में तो काम देगा ही, साथ में पूरी लाइफ में भी काम देगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, ठीक। देखो तो हम लोग जल्दी से 2-3 क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अम्ल को तनुकृत मतलब डाइल्यूट करते समय हमें ये क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। बात तो एक ही ना भैया, अम्ल को जल में मिला फिर जल को अम्ल में, दोनों तो मिलना ही है। ऐसा नहीं है बच्चों, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, समझो। मजेदार क्वेश्चन है, क्या है देखो समझो, एक एग्जांपल देता हूं कि आप गर्म तेल में क्या करो कि पानी मिलाओ, गर्म तेल में पानी मिलाओगे, क्या होगा, बहुत छिटके निकलेंगे उसमें से, आपका हाथ या फिर त्वचा जल सकता है। लेकिन बहुत सारा पानी में तेल मिलाओगे तो उसमें छिटके कम निकलेंगे। समझो। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पानी में अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तनुकृत करने के लिए पानी का एक पात्र है उसमें अम्ल मिलाएंगे तो क्या होता है, उसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी में मिलाएंगे तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी को गर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी में जो आयंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के जो आयंस होते हैं वो पानी के आयंस को घेरते हैं, H प्लस आयन को H3O प्लस आयन क्या करते हैं, घेरने लगते हैं। और ये जो क्रिया होती है इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित मतलब कि गर्मी होती है, गर्मी भी निकलती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। छोटा सा नोट कर लो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब अभिक्रिया में क्या हो, जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकले या फिर ऊष्मा उत्सर्जित हो, अच्छे से देख लो भैया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन में वापस आते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि क्यों हम लोग को ये अनुशंसित किया जाता है कि हम लोग को जल में एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है, ना कि एसिड में जल। समझो, जैसे कि हम लोग देखें कि हम लोग क्या करते हैं, एसिड को जल में मिलाते हैं, तो जल क्या होता है, गर्म होने लगता है, और ये क्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, मतलब कि एसिड के क्या है, आयंस है, उसको घेरने लगते हैं जल के आयन, और ये इतनी तेजी से होता है कि उसमें क्या होते हैं, भाप बनने लगते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं और बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर एसिड रखे हैं, ठीक है, आगे वाला लाइन समझो, ना कि
एसिड को, ना कि जल को एसिड में, ठीक है, ना कि जल को एसिड में। तो क्या है देखो कि हम लोग क्या करेंगे, जल को एसिड में डालेंगे, तो एसिड का एक पात्र है उसमें एसिड है, ठीक है, और हम जल लिए, अब जल को थोड़ा सा, क्योंकि जब डालेंगे तो एक बार में सबको थोड़ी ना डाल देंगे भैया, तो थोड़ा सा जल, थोड़ा सा, जब उसमें थोड़ा सा जल पड़ेगा इतनी जल्दी से वो रिएक्शन करेगा, इतनी जल्दी से अपने आयनों में रिएक्शन करेगा कि जो थोड़ा सा जल बहुत सारे एसिड के कॉन्टेक्ट में आने से तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट मतलब कि इतना तेजी से गर्मी पैदा करेगा कि जो फ्लास्क में, जिस बर्तन में, जिस कांच के बर्तन में हम लोग एसिड रखे हैं, वो कांच के बर्तन बहुत तेजी से गर्म होकर फूट जाएगा, उसमें छिटाके निकलेंगे जो हमारे त्वचा को जला सकते हैं। क्यों जला सकते हैं, फिर से समझो। हमें जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को, क्योंकि अम्ल में जब जल मिलाएंगे तो जल के थोड़े से बूंद पहले जाएंगे, अम्ल में जल मिलाएंगे कि जल का थोड़ा सा बूंद पहले जाएगा अम्ल में, तो अम्ल में जब थोड़ा सा बूंद पहले गया और बहुत सारा अम्ल है, तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल को पानी में मिलाने से पानी गर्म होता है, तो अम्ल बहुत ज़्यादा हो गया, पानी पहले थोड़ा सा हुआ, तो क्या करेगा, थोड़ा सा जो पानी को बहुत तेज़ी से गर्म कर देगा, और इतनी तेज़ी से गर्म हो जाएगा क्रिया करके कि वो फ्लास्क फूट सकता है, वो बर्तन फूट सकता है, टूट सकता है, और हमारे हाथ में, हमारे चेहरे में छिटाके पड़ सकते हैं, ठीक। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा, हम लोग का जो प्यूरीफाई करके जो हम लोग का नेक्स्ट आंसर होगा इसका, वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं कि अम्ल और जल मिलने से ऊष्मा निकलती है, हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है। यदि जल को अम्ल में डाला जाए तो स्थानीय ताप बहुत अधिक बनकर क्या होता है, उबलने या फिर छिटकन कर सकती है, जिससे अम्ल के छिटकारे या फिर बूंदें त्वचा पे पड़ सकती हैं, आंखों में पड़ सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए सुरक्षा हेतु हमें अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में, ठीक है। अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर मैं जल्दी से ले लेता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखो, जब हम लोग किसी विलयन को तनुकृत करते हैं तो क्या होती है, हाइड्रोजन आयन, जो उसमें आयन होते हैं उसकी कंसंट्रेटेड कम होने लगती है, ठीक है। जब किसी विलयन को क्या करोगे, उसमें पानी डालोगे तो उसकी जो कंसंट्रेटेड है, सांद्रता है, ठीक है, घनत्व है, सांद्रता है, वो क्या होती है, कम होने लगेगी। जो मूल रूप से अम्ल ही रहेगा, लेकिन उसकी जो सांद्रता कंसंट्रेटेड है वो कम होने लगेगी, जिससे उसमें अम्लीयता क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधुनिक क्षार मिलाते हैं तो क्या बोलता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। तो इसका भी आंसर नीचे देख लो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो स्टेप था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब हम लोग आने वाले हैं अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा था मैं आपको, क्या बता रहा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा था, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, पीएच मीटर क्या होता है, जो स्केल होता है पीएच स्केल क्या होता है, ये हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में भी ये जो टॉपिक है ना बॉस, ये जो टॉपिक है ना, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो टॉपिक है, साथ में अम्ल क्षार कितने प्रबल होते हैं, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको जानना, ठीक है। ध्यान लगा के मोबाइल को कहीं पे रख लो, ध्यान लगा के पढ़ो, क्योंकि जो ये अम्ल क्षार की जो क्या है मजबूती होती है, मतलब कि कौन सा अम्ल कितना कठोर होता है, कितना उसमें कंसंट्रेटेड होता है, कितना डाइल्यूट होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी अम्ल या क्षार को पहचानने के लिए उसके सूचकों का यूज़ किया जाता है, और किसी भी अम्ल या क्षार में H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता में कमी तनुकरण कहलाता है, ठीक। डाइल्यूट एसिड या फिर कंसंट्रेटेड एसिड, इसके बारे में पढ़ रखा है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि अम्ल कितने प्रबल या फिर क्षार कितने प्रबल या दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कैसे, इसको जान सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूँ, टमाटर का जूस कम खट्टा रहता है नींबू के जूस से, तो ये अम्ल है, ये इसमें भी अम्ल है, इसमें भी अम्ल है, मतलब एक टमाटर में भी अम्ल है, एक नींबू में भी अम्ल है, लेकिन उसकी खट्टा के में अंतर है, ये कम प्रबल है, मतलब इसका जो खट्टापन है टमाटर का उसका वो कम है, किसकी तुलना में, नींबू की तुलना में। तो नींबू से प्रबल अम्ल मतलब टमाटर से प्रबल अम्ल नींबू हुआ ना। टमाटर में जितना अम्ल है उससे ज़्यादा अम्ल किसमें है, नींबू में है। तो इसी अम्ल की प्रबलता या फिर क्षार की प्रबलता को पहचानने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल,
पी मतलब पुषांक होता है, जिसका जर्मन शब्द होता है शक्ति से, शक्ति का स्केल, ठीक है। पीएच स्केल बनाया गया है, आपके बुक में दिया गया है, मैं उसे फोटो को पीछे रखता हूँ। ये जो फोटो है पीएच स्केल, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति जितनी अधिक होगी, ठीक है, किसी भी सांद्र में, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति जितनी अधिक होगी, वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जिसमें जितनी अधिक, जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, जिस भी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतना ही प्रबल होगा। और जिस क्षार में OH आयन की जो सांद्रता है वो जितना अधिक होगा, OH आयन की सांद्रता जो यहाँ पे नीचे व्हाइट दिख रहा है वो OH आयन की सांद्रता है, जितना अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। प्रबल अम्ल H+ आयन की जितनी अधिक सांद्रता होगी, प्रबल क्षार OH आयन की जितनी अधिक क्या होगी, सांद्रता होगी। समझ में आया। और जो बीच में उदासीन है, उदासीनीकरण मतलब कि 7 नंबर है, ये क्या है, ये है उदासीनीकरण, ठीक। चलो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। समझो, चित्र को सिर्फ देखो, चित्र को देखो, मैं आपको बोल के सबको एकदम डिटेल से समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। ये जो चित्र दिया है आपके पेज नंबर 10 में दिया है, इसमें क्या दिया है कि जो H+ आयन है और OH- आयन है, जो एक जलीय विलयन है, ठीक। इस आयनों का जलीय विलयन है, उसके में जो pH में परिवर्तन होता है, जो pH में अंतर है, विभिन्नताएं हैं, उसको दिखाया गया है। यहाँ पे जो बीच में 7 है उदासीनीकरण है, इसके बाद 7 से इधर जो बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति 0 की ओर है, 7 से इधर देखो 0 की ओर है। ये क्या होता है, इधर जाने से क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और ये अधिक अम्लीय प्रकृति का विलयन हो जाता है। लेकिन जो उदासीन नंबर 7 है, इधर से हम लोग 14 की ओर जाते हैं, 14 की ओर। तो इधर हम लोग किधर बढ़ते हैं, इधर हम लोग क्षार की ओर बढ़ते हैं, मतलब OH- आयंस की क्या होती है, सांद्रता में वृद्धि होती है। किसी सांद्र विलयन में H+ आयन जितनी अधिक है वो उतना अम्लीय है, और किसी विलयन में H+ आयन जितना कम है वह उतनी ही क्षारीय है। तो हम लोग नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें pH पत्र दिया गया है, इसमें कलर दिए गए हैं। देखो इधर रेड है और इधर क्या है, वायलेट है, और बीच में क्या है, बीच में है ग्रीन कलर। तो जो रेड कलर है, जितना ज़्यादा रेड है उतनी ही ज़्यादा इसका जो अम्लीयता है वो उतनी ही अधिक है, और इधर जितना वायलेट है उसकी क्षारीयता उतनी ही अधिक है। लेकिन बीच में ग्रीन है, ग्रीन मतलब उदासीन, ना अम्ल है ना क्षार है। तो देखो जो 7 नंबर है ये क्या है, शुद्ध जल होता है। जो शुद्ध जल रहता है उसका pH मान कितना रहता है, 7, ठीक है। जो जल है वो उसका pH मान क्या रहता है, 7 रहता है। मतलब कि वो ना अम्ल होता है, ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है। मतलब कि ना अम्ल ना क्षार, उदासीन होता है। इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़े हैं, देखो इसके बाद 10 में आ गए, इसमें मैग्नीशियम ऑफ मिल्क का ऑफ मैग्नीशियम दिया है, जिसका pH मान क्या है, 10 है। मतलब कि ये एक क्षार है। कौन सा क्षार है, दुर्बल क्षार है, उतना प्रबल क्षार नहीं है। लेकिन देखो हम लोग 14 में चले गए। 14 में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये क्या है, लगभग 14 तक इसका स्केल गया है, और ये प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दुर्बल क्षार था, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका विलयन प्रबल क्षार है, ठीक। किसी भी विलयन में अम्ल तथा क्षार की जो शक्ति है वो उस विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता की संख्या पर निर्भर करता है। कैसे, समझो, जिस विलयन में H+ आयन की जितनी अधिक संख्या है वो विलयन उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन जिस विलयन में H+ आयन की जो संख्या है वो जितना कम है वो उतना ही दुर्बल अम्लीय होगा। प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। जिस विलयन में H+ आयन की जो सांद्रता है उसकी संख्या जितनी अधिक है, H+ आयन की जो संख्या है उसकी जितनी अधिकता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। लेकिन जिस विलयन में H+ आयन की संख्या की सांद्रता जितनी कम है वो उतना ही दुर्बल क्या होगा, उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल मतलब जिसमें H+ आयन की ज़्यादा संख्या है, दुर्बल अम्ल मतलब जिसमें H+ आयन की संख्या कम है। अब ऐसे ही देख लेते हैं प्रबल क्षार। जिस विलयन में OH- आयन की सांद्रता की संख्या जितनी अधिक होती है वह अम्ल, वह क्षार उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। लेकिन जिस विलयन में OH- आयन की सांद्रता जितनी कम होती है वो उतना ही दुर्बल क्षार होता है, ठीक। अब देखो समझो, जो pH है, pH वैल्यू है, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत इसका महत्व है। क्या महत्व है, देखो हमारे जीवन में दैनिक जो pH वैल्यू है, हमारे जो शरीर का जो pH वैल्यू है वो कितना रहता है, 7.7 से 7.8 के बीच रहता है।
इसी के बीच क्या रहता है, इसी के बीच हम लोग का जो हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है वो रहता है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हम लोग का जो पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम लोग का पीएच वैल्यू कम भी हो गया तो जीवित नहीं रह पाएंगे। बस इसी के बीच रहता है। हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है क्या है, 7.4 है, जो कि उदासीन ही है, बस पॉइंट में 4 है, थोड़ा सा क्षारीय की ओर है, ठीक। और जुधारियों का भी जो पीएच वैल्यू रहता है वो लगभग इसी के बीच रहता है, मतलब ये मनुष्य के बाद और भी जो जीव हैं, ठीक है, इसी के बीच रहता है। अगर उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा या फिर कम हुआ तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक। तो क्या होता है कभी कभी कि आसमान से जब बारिश होती हैं, बारिश में होते हैं अम्ल, ठीक है, ऊपर क्या है, गैस में अम्ल होते हैं जो बारिश में घुल जाते हैं, और अब आसमान से जो बारिश होती है उस जल की अम्लता 5.5 से भी कम हो जाती है, मतलब कि उसका जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। और इसी कारण क्या होता है, वो जो पानी जब नीचे गिरती है, जो अम्ल वर्षा नीचे गिरती है और वहाँ जाके नदियों में मिलती है, तो वहाँ के जो जीव हैं, नदी या फिर झीलों में जो जीव रहते हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। जब जल का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए या फिर 5.5 हो जाए तो उसमें अम्लीयता आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और अगर किसी बच्चों से पूछा जाए कि अम्ल वर्षा क्या होता है तो कन्फ्यूज हो जाता है सोच के टर्म को, कि अम्ल वर्षा मतलब कि एसिड का रहन, वो समझ नहीं पाता। लेकिन जब इतना छोटा सा ये क्या है, अम्ल वर्षा इतना छोटा सा टॉपिक है कि जब पानी का पीएच वैल्यू कम हो जाए, ठीक, तो वो क्या होता है, अम्लीय पानी बन जाता है, अम्लीय वाटर बन जाता है, एसिडिक वाटर बन जाता है। छोटा सा है कि जब वर्षा जल में पीएच वैल्यू कम हो जाए, जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक। अब देखो एक और चीज टॉपिक है जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ रहे हैं, तो एक और टॉपिक है कि हमें क्या होता है, कभी कभी मधुमक्खी बाइट कर देता है, ठीक है। मधुमक्खी बाइट कर दिया तो जब मधुमक्खी कहीं पे काटता है तो वहाँ पे मधुमक्खी अम्ल छोड़ता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है। तो उस दर्द से राहत के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, जो कि एक दुर्बल क्षार है, बेकिंग सोडा लगाते हैं। ध्यान रख लेना, जब भी आपको चींटी काटे, मधुमक्खी काटे, तो वहाँ पे क्या करता है, वो अम्ल इंसेक्ट करता है। जब भी आपको क्या करे, चींटी काटे या फिर मधुमक्खी काटे, तो वहाँ पे क्या करता है, अम्ल छोड़ता है। और अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्षार मिलाते हैं। अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाया जाता है, जो कि अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग को मधुमक्खी काटा है, ठीक, वहाँ पे अम्ल इंसेक्ट हुआ, अम्ल की वजह से बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है। तो बेकिंग सोडा क्या किए हम लोग लगा दिए हैं, तो वहाँ पे अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा, मतलब उदासीन कर देगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो दर्द भी खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है। इन सारी चीज़ों का क्या करना है, आपको दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद एक पॉइंट और था, उसे देख लेते हैं जल्दी से। हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया और हमने क्षार के बारे में जान लिया। अब बच गया है लवण के बारे में जानना, मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण, मतलब लवण के बारे में बच गया, साल्ट के बारे में बच गया, लवण मीन साल्ट, ठीक है। तो वही साल्ट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वही नमक, ठीक है, जिसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसी के बारे में जानेंगे। देखो जो लवण है वो कैसे बनता है, लवण बनता है, एक अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या होता है, लवण बनता है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करें और जो रिजल्ट हो वो उदासीन हो जाए, मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 आ जाए, तो क्या होता है, मतलब अम्ल क्षार के प्रभाव को कम कर दे जो प्रोडक्ट हो वो, तो वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। एग्जाम्पल से देख लो, एक अम्ल ले लेता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्रिया कराता हूँ एक क्षार से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक प्रबल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल क्षार है। ये क्या है, प्रबल अम्ल, कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और ये क्या है, एक कठोर क्षार है, कठोर क्षार, ठीक। जब इसकी क्रिया कराएं तो क्या हुआ, देखो हम लोग का NaCl बना, NaCl, ये क्या हुआ, इतना से आपस में क्रिया करके नमक बन गया NaCl, प्लस एक H यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, और बन गया जल H2O। देखो तो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड।
और यही हम लोग का क्या है, नमक। ये क्या चीज़ है, नमक है। इसी नमक को सोडियम क्लोराइड ही हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ही हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। नमक यही है, सोडियम क्लोराइड। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जब क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो उसकी साधारण नमक है। और इसका जो पीएच वैल्यू है, जो इसका पीएच वैल्यू है, क्या होता है, पीएच वैल्यू रहता है 7। ठीक है, मतलब कि ये हम लोग जान गए कि जब ये क्रिया होता है, जब अम्ल और क्षार का क्रिया होता है, तो जो आता है हम लोग का रिजल्ट, वो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार का जब भी क्रिया होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार के प्रभाव को क्या करता है, क्योंकि अम्ल के प्रभाव को जो क्षार है वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, रसायन में जो लवण है वो क्या होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बना होता है। देखो रसायन क्या बोलता है, रासायनिक तरीके से अगर देखें तो लवण धनात्मक और ऋणात्मक से बनके मिलकर बना होता है। देखो धनात्मक इसमें अगर ऐसे देखें तो जो नमक है वो, जो साल्ट है वो धनात्मक और ऋणात्मक से कैसे बना है, Na हो गया धनात्मक, Na प्लस आयन, और ऋणात्मक Cl माइनस आयन, देखो बना। ठीक है, क्या धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बना है। ठीक, यह किस में हम लोग देखें, रसायन तरीके से हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ साल्ट। देखो साल्ट चार पांच प्रकार के होते हैं इसके नमक जो है, लेकिन हम लोग देखेंगे सिर्फ 3 टाइप्स। क्यों, क्योंकि हम लोग को पीएच स्केल के हिसाब से देखना है। कैसे बताऊंगा, देखो जो हम लोग का पहला है वो है नॉर्मल साल्ट, या फिर इसे बोलो नेचुरल साल्ट। प्राकृतिक या फिर सामान्य नमक। देखो जब क्या होता है, जब जब प्रबल अम्ल, जब किसका, प्रबल अम्ल के साथ किसका रिएक्शन होता है, प्रबल क्षार का, तो हम का जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल साल्ट होता है। और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इससे जस्ट पहले बताया था कि क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O बना। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रबल अम्ल क्या ले लेते हैं, प्रबल अम्ल ले लेते हैं HCl, जो कि एक प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार NaOH। ठीक, तो क्या बना, NaCl बना। ठीक, जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। जब भी देखो, जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसका पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। न्यूट्रलाइज में उदासीन, देखो ना, उदासीनीकरण मतलब उदासीनीकरण मतलब जो पीएच स्केल था, पीएच स्केल में जो 7 था बीच का, ठीक है, ये था उदासीनीकरण, देखे थे। ठीक, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, इधर प्रबल अम्ल है इधर प्रबल क्षार है, जब क्रिया करें तो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। थोड़ा थोड़ा समझ लो। देखो अब आगे देख लेते हैं, ये जानना जरूरी है, वैसे एग्जाम में तो आता नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा टाइप है, तरीका नहीं, वो है एसिडिटिक साल्ट, मतलब उसे हम हिंदी में ही लिख देते हैं अम्लीय, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, जब जिस लवण में अम्ल की मात्रा ज्यादा होता हो, जैसे कि कठोर अम्ल हो गया, मजबूत अम्ल, मजबूत क्या कराते हैं, मजबूत अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, दुर्बल क्षार से,
दुर्बल क्षार से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा लेकिन अम्लीय। और इसका जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगा, 7 से कम होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। देखो क्यों कम होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे जो पीएच स्केल हम लोग के पास था उसमें बीच में 7 था। अगर 7 से कम होगा तभी ना अम्लीय होगा। 7 से जो 7 ही से ज़्यादा हो गया तो क्षारीय हो जाएगा। तो 7 से कम इसलिए होता है क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्योंकि जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, अम्ल यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। लेकिन जो क्षार यूज़ करते हैं वो क्या होता है, दुर्बल रहता है। इसलिए हम लोग के पास जो लवण बनता है वो प्रबल मतलब कि अम्लीय लवण बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा तरीका। प्रबल अम्लीय लवण हो गया, तो तीसरा होगा क्षारीय लवण। क्या, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण ये कैसे बनता है क्षारीय लवण, जब कमजोर अम्ल किससे क्रिया करें, कठोर या फिर मजबूत, कठोर या मजबूत क्षार से क्रिया करता है, तब क्या बनता है, क्षारीय लवण बनता है। ठीक, और जो इसका पीएच वैल्यू है, इसका पीएच वैल्यू हमेशा कितना रहता है, 7 से ज़्यादा रहता है। ठीक, बस इतना समझना जरूरी है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो कमजोर अम्ल और कठोर क्षार ले लेते हैं तो इसका क्या होता है, क्षारीय अम्ल बनता है। क्योंकि जब अम्ल कमजोर है लेकिन क्षार कठोर है, प्रबल है, तो क्या होगा, जो लवण बनेगा वो उदासीन तो होगा लेकिन उदासीन नहीं होगा, मतलब उदासीन से वो ज़्यादा ही होगा। उसका पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल में उसका मान है वो ज़्यादा होगा 7 से। ठीक, तो ये लवण के प्रकार थे। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। हम लोग छोटे छोटे जो हम लोग रसायन यूज़ करते हैं, कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया। ठीक, ये सारे यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है और कैसे बनता है, इसे जान लेते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। क्या, खाने का सोडा, जैसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग जो सोडा है, इस सोडे का रासायनिक नाम क्या है, इस सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस सोडे का नाम है। ठीक है, बेकिंग सोडा। ये कैसे बनता है, कैसे बनता है, देखो, जब NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया NH3, तब क्या बनता है, देखो NH3 और एक H यहाँ से ले लिया तो NH4 हो गया, NH4, और ये Cl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, और साथ में बनेगा, जो बच गया, क्या क्या बचा, Na बचा, सोडियम, H बचा, हाइड्रोजन और CO2, और एक यहाँ पे O3, CO3, और ये बच गया, ये बन गया हम लोग का सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि क्या है, जो कि खाने का सोडा है। क्या चीज़, सोडा,
खाने का सोडा है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं धोने का सोडा। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, हम लोग का खाने का सोडा बन गया। अब देखते हैं धोने का सोडा। जो धोने का सोडा है, धोने का सोडा उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें मल्टीप्लाई रहता है 10 जल के मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता है कंप्लीट क्या चीज़ का फॉर्मूला, धोने का सोडे का फॉर्मूला। क्यों, इसका जो नाम ही है वो नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसमें जल मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, धोने का सोडा बन जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल मिला दिए तो क्या बन गया, धोने का सोडा। देखो ये कैसे बनता है, हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के पास धोने का सोडा क्या रहता है, क्रिस्टल ये ठोस रहता है। ठीक है, निरमा मतलब जो निरमा रहता है ठोस रहता है। निरमा का फॉर्मूला ये है Na2, जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है वो सबका Na2CO3। ठीक, सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम लोग क्या कर दिए, पानी मिला देते हैं। देखो निरमा थोड़ा सा डालते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं ना। देखो निरमा है, इसमें पानी मिला दिए, तो पानी मिलाते हैं 10H2O पानी मिला दिए, तो बन गया ये क्या बना है, देखो Na2CO3 मल्टीप्लीकेशन 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये सोडियम कार्बोनेट, ये है धोने का सोडा। ठीक, धोने का सोडा। तो अब हम लोग देखेंगे धोने के सोडा का जो यूज़ होता है। ठीक है, कि धोने का सोडा का यूज़ क्या है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ देना, 2-3 पॉइंट है, आसानी से वो समझ आ जाएगा। अब हम लोग अपने चैप्टर में जितने भी पॉइंट हैं उसे कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। जो फाइनल क्वेश्चन आंसर है इस बुक का, अब वो शुरू होता है यहाँ से। अब फाइनल क्वेश्चन आंसर के सभी क्वेश्चनों को क्या करते हैं, लिखते हैं, और उसके आंसर को डिटेल से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ाऊंगा कि आपको क्वेश्चन को याद करना नहीं पड़ेगा, ऐसे उसके आंसर को बताऊंगा कि आपको उसके आंसर को याद करना नहीं पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट देख लिए, एक बार स्टेप देख लिए, याद हो गया। ठीक है, तो इसे क्लीन करते हैं जल्दी से, और अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म, और फिर हम लोग जल्दी से अगले चैप्टर में जाएंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। आपके पास 2 विलयन ए एवं बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 तथा विलयन बी का जो पीएच मान है वो 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें से कौन सा अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है। देखो, जो पीएच मान है, किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो तो अम्लीय विलयन होता है। यदि पीएच मान 7 के बराबर होता है तो क्या होता है, उदासीनीकरण हो जाता है, मतलब उदासीन विलयन होता है। यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो विलयन क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। और हम लोग को प्रश्न में दिया है कि जो विलयन ए है उसका पीएच 6 है, विलयन बी का पीएच 8 है, मतलब जो विलयन ए है इसका पीएच 6 है वो अम्लीय विलयन है, और विलयन बी एक क्षारीय विलयन है। क्योंकि H+ आयन की सांद्रता अगर घटेगी तो क्या होता है, जो उसका पीएच मान है वो बढ़ने लगता है। अब देखो कि हम ये जानते हैं कि जो पीएच का मान है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच घटने पर बढ़ती है। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, पीएच अगर घटेगी तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी। इसलिए जो पीएच 6 वाला विलयन है, मतलब कि जो विलयन ए है वो अधिक सांद्र, मतलब उसकी सांद्रता अधिक होगी। प्रश्न 2 इस प्रकार है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि विलयन की प्रकृति यानी वह अम्लीय या क्षारीय है, यह पूरी तरह से आयन की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करती है। यानी हम कह सकते हैं कि H+ आयन की सांद्रता अगर अधिक है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर H+ आयन की सांद्रता कम है तो OH आयन अधिक होगा, मतलब विलयन क्षारीय होगा।
यदि H प्लस आयन और OH आयन की सांद्रता क्या हो, बराबर हो, तो विलयन उदासीन होगा। प्रश्न 3, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो वो क्षारीय क्यों होते हैं? देखो, हम लोग जानते हैं कि H प्लस आयन जिस विलयन में उपस्थित होते हैं और वो विलयन H प्लस आयन की वजह से ही अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे क्षारीय विलयन में भी H प्लस आयन उपस्थित होते हैं, तो इसका उत्तर रखेंगे हाँ, क्षारीय विलयन में भी थोड़ी मात्रा में H प्लस आयन मौजूद तो रहते हैं, लेकिन क्षारीय विलयन में O प्लस आयन की सांद्रता आयनों की तुलना में जो H प्लस आयन की तुलना में बहुत अधिक होती है, और इसी कारण से जो विलयन का pH 7 से बड़ा होता है और वह विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 4 है, कोई किसान खेत की मिट्टी की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या फिर चौक का उपयोग करेगा? तो देखो, हम जानते हैं कि यदि खेत की मिट्टी बहुत अम्लीय हो जाए तो उसमें फसल अच्छी तरह से नहीं उग पाती, और खेत की मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, क्षार डालना पड़ता है, ताकि मिट्टी का जो अम्लीयता है वो कम हो सके और मिट्टी संतुलित हो सके। इसलिए किसान इन पदार्थों का उपयोग करता है, बुझा हुआ चूना का, बिना बुझा हुआ चूना का और चौक का। तो अब हम अपने पेज नंबर 36 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, CaClO2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि CaClO2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, लेकिन इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न 2 है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। देखो, इसको अभी हम लोग पढ़े नहीं है क्योंकि छोटा टॉपिक था, हम इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, यानी बुझा हुआ जो चूना है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। प्रश्न नंबर 3, कठोर जल को मृदु मतलब सॉफ्ट करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम यौगिक का। तो कठोर जल को सॉफ्ट करने के लिए मतलब मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो देखो, हम लोग उत्तर में ये लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और इसका जो समीकरण है, अभिक्रिया का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न नंबर 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 हाफ H2O जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम मतलब जिप्सम में बदलता है, CaSO4 इंटू 2H2O में बदल जाता है। अब हम अपने पेज नंबर 38 में आ चुके हैं, और अब यहाँ से आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ से सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रिया के द्वारा इसे क्या कीजिए, साबित कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे अम्ल। देखो, मैं जो आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा वो पॉइंट बाय पॉइंट रहेगा, ताकि आपको पूरा नंबर मिले इसमें। अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं, हम लोग ये जानते हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। लेकिन जो अल्कोहल है C2H5OH तथा ग्लूकोज जो C6H12O6 है, इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जल में घुलने पर H प्लस आयन नहीं छोड़ते हैं, और इन्हें जब जल में घोला जाता है तो घोल का pH लगभग 7 के आसपास ही रहता है, यानी ये ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो देखो, एक प्रश्न में बोला है एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित भी करना है, तो क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप में हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग अल्कोहल और ग्लूकोज को जल में घोलते हैं और इसमें ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि अम्ल, किसी भी अम्ल को ले लो, जैसे कि HCl अम्ल को हम लोग घोलते हैं जल में और उसमें रेड लिटमस पेपर डालें तो वो नीला कर देता है, और ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज अम्ल नहीं है, क्योंकि ये H प्लस आयन नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? देखो, जो आश्रित जल है मतलब कि डिस्टिल वाटर, वो क्या होता है, शुद्ध जल होता है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं घुली होती, मतलब कि H प्लस आयन, OH माइनस आयन, Na प्लस तथा Cl माइनस आदि जो आयन होते हैं वो नहीं होते। तथा विद्युत प्रवाह के लिए हमें क्या चाहिए, आयन की आवश्यकता होती है, लेकिन आश्रित जल में कोई आयन नहीं होते, इसलिए उसमें विद्युत की प्रवाह नहीं होती। लेकिन जो वर्षा जल है वो वायुमंडल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, उससे क्या होता है, घुल कर कार्बोनेट अम्ल बनाता है, C2CO3 बनाता है, और इसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं H प्लस आयन और CH3 माइनस आयन होते हैं।
इसलिए इसमें विद्युत जो मतलब कि इसलिए जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं होता है। देखो इसका वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अम्ल का वास्तविक व्यवहार तभी दिखाई देता है जब वो जल में घुलकर आयन दे, लेकिन जो सूखा हुआ HCl गैस सूखी हुई नीली लिटमस पेपर को लाल नहीं कर सकती, लेकिन वही HCl जब पानी में उसे घोलते हैं तो वह H+ आयन छोड़ता है और लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अतः अम्लीय गुण केवल जल में ही प्रकट होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे चलो जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे पास 5 विलयन है ABCD और E। इनका जो pH मान क्रमशः 4, 1, 11 और 7 और 9 दिए हैं। तो कौन सा विलयन है, उदासीन विलयन, प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय। तो देखो जो pH वैल्यू जिसका 7 है वो क्या है, उदासीन है। जिसका pH वैल्यू 11 है वो प्रबल क्षारीय है। लेकिन जिसका pH वैल्यू 1 है वो क्या है, प्रबल अम्लीय है। जिसका pH वैल्यू 4 है वो दुर्बल अम्लीय और जिसका pH वैल्यू 9 है वो दुर्बल क्षारीय है। प्रश्न नंबर 10 है, परत नली ए में HCl और परत नली बी में CH3COOH डालकर Mg मतलब मैग्नीशियम की पट्टी में डालते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक बुलबुले किसमें होंगे और क्यों, मतलब कि किसमें सबसे अधिक बुलबुले होंगे और क्यों होंगे। तो देखो जो HCl है वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं जो आसानी से क्या करते हैं, आयन छोड़ते हैं H+ आयन। लेकिन जो CH3COOH है ये क्या होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, मतलब ये धीरे धीरे H+ आयन छोड़ते हैं। जब मैग्नीशियम की पट्टी में दोनों को डाला जाता है तो HCl अधिक मात्रा में H+ आयन उपलब्ध होंगे, मतलब कि जल्दी तेजी से क्या करेगा, H2 गैस निकालेगा और अधिक बुलबुले निकलेंगे HCl में। लेकिन CH3 और COOH में बुलबुले धीरे धीरे बनेंगे। इसलिए जो परत नली ए है उसमें HCl जो HCl वाला है उसमें बुलबुले अधिक तेजी से बनने लगेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बनने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। देखो ताजे दूध का pH मान 6 मतलब लगभग क्या होता है, ये उदासीन ही होता है, लगभग तटस्थ होता है। लेकिन दही बनने पर इसमें लैक्टिक अम्ल आ जाता है, मतलब लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इसका जो pH मान है वो घटकर 5 से भी कम हो जाता है, अर्थात दही बनने पर क्या होगा, दूध अम्लीय हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, एक ख्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा डालता है। तो देखो इस प्रश्न में ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन है दूध का pH मान थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है। तो देखो बेकिंग सोडा जो NaHCO3 है ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। यह दूध के अम्लीयता को घटा के निष्क्रिय कर देता है, इसलिए pH क्या होता है, 7 से ऊपर चला जाता है और वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। इसमें जो बी दिया है, दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। देखो दही बनने के लिए क्या चाहिए, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना जरूरी होता है। जो बेकिंग सोडा अन्य अम्लों को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, इसलिए अम्ल बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब बेकिंग सोडा क्या करते हैं, डालते हैं दूध में तो लैक्टिक अम्ल की जो बनने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है और इसी कारण से दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 13 देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को आर्द्र रोगी मतलब कि जो एयर टाइट है ऐसे पात्र में क्यों रखा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वातावरण की नमी से अवशोषित करके क्या बन जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। अगर इसमें वातावरण में खुला छोड़ दें तो जो नमी है, वायु में जो नमी है उसको अवशोषित कर लेता है और जिप्सम में बदल जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत एवं कठोर हो जाता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, एयर टाइट मतलब आर्द्र रोगी कंटेनर में रखा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 14, जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं तो हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदाहरण में देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक क्या है, साधारण नमक है और जल बनता है। तो NaCl जो साधारण नमक है ये क्या कर देता है, मतलब जब हम लोग प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH का क्रिया कराएं तो NaCl बना, जिसका जो pH मान है वो क्या है, 7 है, जो कि एक उदासीन है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब कि अगर प्रबल क्षार प्रबल अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, मतलब क्योंकि HCl मतलब अम्ल के प्रभाव को क्षार क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर उदासीन हो जाता है और इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 15 है, धुलाई का सोडा
और बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए, दो उपयोग बताइए। तो देखो, जो वॉशिंग पाउडर है, धुलाई का सोडा, उसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका दो उपयोग होता है, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट में उपयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कठोर जल को मुलायम बनाने के लिए। बेकिंग सोडा का उपयोग देखो, NaHCO3 इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा होता है बेकरी उपयोग, जैसे केक और ब्रेड होते हैं, उनको क्या करने के लिए, फुलाने के लिए। और बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो एक मैं और बताया था पढ़ाते समय कि एंटासिड मतलब कि एंटासिड मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई मधुमक्खी डंक कर दे या फिर कुछ चींटी कहीं पे काट दे तो वहाँ पे अम्ल स्राव कर देता है वो, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूज़ हो सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाला जो वन शॉट वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल सके और उस चैप्टर को हम लोग और डिटेल से पढ़ सकें।